हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, ये चैप्टर आपको बोर्ड के लिए भी, जेई और एडवांस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसके कॉन्सेप्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने से पहले दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें होता है। वो होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। इसमें बच्चों दो फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल है और ये बिना इसको जाने, बिना इसको समझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से जानना है। साथ साथ इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। इस चैप्टर में आपको ज़्यादा फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। मेन जो है इसमें लॉजिकली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वो तरीका, वो मेथड आपको दिमाग में रहेगा। उसी तरह से आपको इसको सॉल्व भी करना है ना। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है ज़्यादा कि हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अन्य टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, ठीक है, उसमें बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह हैं। बस लेकिन इसमें जो है आपको उतना फार्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में आपको काउंटिंग से रिलेटेड जो सवाल है उसको ही पढ़ना है कि किसी भी चीज़ को, वस्तुओं को, अलग अलग वस्तुओं को, समान वस्तुओं को अरेंज करने का, सेलेक्ट करने का कितना तरीका है। ठीक है, वेज, कितना वेज है। तो हर सवाल में आपको ये मिलेगा कि तरीका बताओ, वेज बताओ। ठीक है, अरेंज करने का कितना वेज हो जाएगा, सेलेक्ट करने का कितना वेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ, सॉरी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ये है आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। दो होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा होता है एडिशन, एडिशन रूल। ठीक है, या फिर प्रिंसिपल।
अब बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल। इफ एन ऑपरेशन is performed if an ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी जॉब, कोई भी काम, कोई भी इवेंट। ठीक है, तो कोई भी जॉब, कोई भी काम, कोई भी वर्क, कोई भी इवेंट is performed can be performed in m different ways. इन डिफरेंट वेज। ठीक है, इन तरीकों से। फॉलोइंग विच another operation can be performed in different ways then all the operations can be performed in m into n ways. बच्चों इसमें कह रहा है कि यदि कोई काम, ठीक है, या कोई जॉब, कोई इवेंट आपको एम डिफरेंट वेज से किया जा सकता है, मतलब एम अलग अलग तरीका से हम किसी एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे काम को एन अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जो काम कंप्लीट करने का जो तरीका होगा वो होगा m इंटू एन वेज। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, एक काम किए, फिर हम दूसरा काम किए, ठीक है, तभी मेरा काम कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि हम एक काम कर लिए फिर दूसरा काम कर लिए, यानी एक काम कर लिए तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, या दूसरा काम कर लिए तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। नहीं, एक काम अगर हम करते हैं, ठीक है, एक ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, फॉलोइंग विच मतलब आफ्टर देन हम दूसरा काम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम तीसरा काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तब जो है आपका पूरा काम कंप्लीट होता है। समझ में आ रही बात? इसमें देन है, पहले ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, है ना? ठीक है, वर्क ए इज डन
देन वर्क बी इज डन, देन वर्क सी इज डन। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी काम है, कोई भी वर्क है, कोई भी इवेंट है, अगर हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं जिसमें आपको देन है, आफ्टर डैट, एक काम किया उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, इस तरह से, और सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब हम मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और ये पूरा काम कंप्लीट कब होगा? जब हम दोनों काम कंप्लीट करेंगे। तो एक काम को करने का तरीका आपको एम है, दूसरे काम को करने का तरीका आपको एन है। ठीक है, फिर दोनों को अगर हम कंप्लीट देखेंगे, यानी पूरा काम कितना कितना करने का तरीका हो जाएगा, तो एम इंटू एन तरीका हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल को ही अप्लाई करना है। ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम जो आपको मिलेगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल को अप्लाई करते हैं। लेकिन बच्चों जब केस बनता है तब वहां पे फिर हम लोग एडिशन अप्लाई करते हैं। जैसे केस 1 में मान लो 10 वेज हो गया, केस 2 में आपको 20 वेज हो गया, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20। तो जब हम केस बनाएंगे, केस 1, केस 2, केस 3, तो वहां पे आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन का मतलब सिर्फ वही नहीं है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, इसका एक अच्छा सा उदाहरण है कि मान लो कि 3 स्टेशन है, ये आपका गया है, ये आपका पटना है, ठीक है, ये आपका कलकत्ता है। ठीक है, अब बच्चों हमको गया से कलकत्ता जाना है। ठीक है, गया से हमको कलकत्ता जाना है, यहां से होकर, पटना से होकर जाना है, डायरेक्ट यहां से यहां नहीं जाना है, हमको यहां से यहां जाना है, इसके बाद फिर यहां से यहां जाना है। तो ये मान लो कि ये गया है, गया से मान लो पटना, पटना जाने का आपको 3 रास्ता है। ठीक है, और फिर पटना से कलकत्ता जाने का आपको मान लो कि यहां से यहां जाने का आपको 1 2 3 4 5 रास्ता है। ठीक है, अब मेरा काम कंप्लीट कब होगा? जब हम जी से सी तक पहुंचेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम जी से पी पे पहुंच गया तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरा यात्रा पूरा हो जाएगा। मेरी यात्रा कब पूरी होगी? जब हम जी से सी तक पहुंचेंगे, लेकिन पी से होते हुए जाना है। अच्छा, मान लो कि यहां से जी से सी तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, जी से सी तक लाने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आपको जब जाना है तो पटना से होकर के जाना है, पटना से ही सी का रास्ता है, कलकत्ता का रास्ता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जी से पी तक जाने का आपका 1 2 3 रास्ता, मतलब गया से पटना हम 3 रास्ता से जा सकते हैं, 3 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, गया से पटना जाने का आपका 3 ऑप्शन है। तो 3 तरीका से हम यहां से यहां जा सकते हैं। ये हो गया आपको 3 वेज।
अब बच्चों P से C तक जाने का आपका 1 2 3 4 5 रास्ता है ना। पटना से फिर यहां जाने का आपका 5 रास्ता है, 5 वेज। मान लो कि यहां से हम इस रास्ते से P यहां तक पहुंच गए, ठीक है। तो जब यहां से यहां हम आ गए तो यहां से फिर यहां जाने का आपका 5 वेज है, 5 तरीका है। 5 तरीका से हम पटना से कलकत्ता जा सकते हैं, ठीक है। तो एक रास्ता के लिए, गया से पटना के एक रास्ता के लिए पटना से गया का आपका 5 तरीका है, 5 ऑप्शन है ना। इसको मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है बच्चों। इसको मान लेते हैं ABCDE। तो रास्ता 1, देखो रास्ता 1 के बाद पटना से कलकत्ता जाने का आपका कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ABCDE। उसी तरह से मान लो कि हम B से पटना जाते हैं, तो इस यहां से यहां जाने के बाद फिर आपको फिर 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, ABCDE। इसके बाद मान लिया कि हम ऑप्शन C मतलब 3 से हम जाते हैं, 1 2 से नहीं जाते हैं, 3 से जाते हैं। तो 3 से जाने के बाद फिर आपको 5 ऑप्शन है, ABCDE। टोटल कितना ऑप्शन हो गया, 5 5 10 5 15, ठीक है। ये 15 वेज है गया से कलकत्ता जाने का। कितना तरीका हो गया, 15 तरीका से हम गया से कलकत्ता जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम जो है इतना अलग अलग नहीं लिख करके हम क्या करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 15 वेज। तो बच्चों यही आपका मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब देखो गया से पटना, उसके बाद पटना से कलकत्ता, है ना। ये आपको देखना, एक काम कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरा काम, फिर दूसरा से फिर तीसरा, तीसरा से फिर चौथा। इसको और हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें 2 जॉब है ना, गया से पटना, पटना से कलकत्ता। मान लो फिर कलकत्ता से आपको बैंगलोर जाना है, ठीक है। तो कलकत्ता से मान लो बैंगलोर जाने का आपका 2 ऑप्शंस है, 2 रास्ता है, एक फ्लाइट मान लो, एक ट्रेन मान लो, ठीक है। 2 ऑप्शन है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 बेस 5 बेस 2 बेस, फिर ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मेरा वर्क जो है पूरा कंप्लीट कब होगा, जब हम दोनों पूरा करेंगे, ठीक है। दोनों वर्क को जब हम पूरा करेंगे तभी जो है मेरा वर्क, मेरा जॉब पूरा होगा। तो ये बच्चों यही है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये सेट है S1 S2 S3, 3 सेट है, ठीक है। और पैंट है आपका P1 P2 P3 P4, ठीक है। हमको एक जोड़ा पैंट और शर्ट खरीदना है, ठीक है। एक शर्ट और एक पैंट हमको खरीदना है। तो हम कितने तरह से खरीद सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी वेज कैन बी परचेज, तो हम कितने तरीके से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों 3 शर्ट है, ठीक है। तो 3 शर्ट को चाहे तो हम S1 को लेंगे, चाहे S2 को लेंगे, चाहे S3 को लेंगे। तो इसको जो है शर्ट खरीदने का कितना तरीका हो गया, 3 वेज हो गया। 3 तरह से हम इसको खरीद सकते हैं,
ठीक है, सेट को। अब है कि जब हम एक सेट मान लो कि S1 को खरीद लिया, तो फिर पैंट खरीदने का मेरा कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो S1 अगर हम सेट खरीद लेते हैं तो पैंट खरीदने का कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। या तो हम P1 लेंगे, या तो हम P2 लेंगे, या तो हम P3 लेंगे, या तो हम P4 लेंगे। चारों में से एक हम सेलेक्ट करेंगे। तो S1 को लेने के बाद पैंट को खरीदने का 4 ऑप्शन हो गया। उसी तरह से अगर हम S2 को खरीदते हैं, मान लो हम शर्ट S2 को खरीदते हैं, इसके बाद फिर कितना ऑप्शन है आपको? 4 ऑप्शन है। S3 को खरीदते हैं, इसके बाद आपको कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो टोटल कितना हो गया? 4 4 8 4 12। ठीक है, तो एक ड्रेस खरीदने के लिए, एक पैंट और एक शर्ट खरीदने के लिए कितना तरीका से हम उसको खरीद सकते हैं? 4 तिहाई 12। ठीक है, तो इसको 3 तरीका से और इसको 4 तरीका से, तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा? 3 गुने 4 बराबर हो जाएगा आपको 12 बेस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे? आपको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरा जो वर्क कब पूरा होगा? जब हम पैंट और शर्ट दोनों खरीदेंगे तभी तो पूरा होगा, है ना? ऐसा नहीं कि खाली हम इसको खरीद लेंगे तो मेरा ड्रेस पूरा हो जाएगा, इसको हम सिर्फ खरीद लेंगे तो मेरा ड्रेस पूरा हो जाएगा। ये दोनों पे आपको काम करना, इसको कितना तरीका से, इसको कितना तरीका से, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक दोनों काम हम नहीं करेंगे तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक घर है, ठीक है, अब इसमें आपको एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, चार दरवाजा, पांच दरवाजा, छह दरवाजा, सात दरवाजा है। ठीक है, सवाल ये है कि हम घर के अंदर कितने तरह से इंटर कर सकते हैं, और उसके बाद हम जिस गेट से इंटर करेंगे उसको छोड़ करके हम कितने तरह से बाहर आ सकते हैं। मतलब आपको अंदर जाना है, फिर बाहर आना है, इतना काम आपको कंप्लीट करना है, जा करके फिर बाहर आना है। ठीक है, लेकिन जिस गेट से हम जाएंगे उस गेट से फिर बाहर आपको नहीं आना है। तो अंदर जाने का कितना तरीका हो जाएगा? आप या तो हम इस गेट से जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे, इससे जाएंगे। तो अंदर जाने का कितना तरीका हो गया आपको? 7 तरीका होगा। ठीक है, अब मान लो कि इस गेट से हम अंदर गए, फिर बाहर कितने तरीका से निकलेंगे? तो जिस गेट से हम गए उस गेट से फिर आपको नहीं निकलना है, तो फिर हम बाहर कितनी तरह से निकलेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो बाहर निकलने का तरीका कितना हो गया? 6 बेज। ठीक है बच्चों, तो टोटल तरीका आपका कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6 यानी 42 वेज। 42 तरह से हम अंदर जाकर के बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको पूरा काम कंप्लीट होगा, एडिशन करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन रूल। एडिशन रूल है,
operation इसको मान लो A, if an operation A can be performed in m different ways, and another operation which is another operation B, which is independent of A, can be performed in different ways. Then either A or B can be performed in m plus n ways. m plus n ways. बच्चों यहां पे देखो, इसमें दोनों काम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वहां पे डिपेंडेंट था और यहां पे क्या आपको इंडिपेंडेंट है। तो या तो ये या फिर बी, दो वर्क है। मान लो कि या तो काम ए होगा या फिर काम बी होगा। तो यहां पे आपको और है, वहां पे आपका एंड था, ए एंड बी, और यहां पर आपका और है। तो जब भी और हो तो हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो एडिशन रूल यही कहता है कि अगर कोई काम ए तरीका से किया जा सकता है, एम तरीका से किया जा सकता है, और बी जो ए से इंडिपेंडेंट है वो एन तरीका से किया जा सकता है, ठीक है। तो आइदर ए और बी, ठीक है, या तो ए या तो बी को हम परफॉर्म करेंगे एम प्लस एन तरीका से उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका एडिशन रूल है। अब हमको इसको एग्जाम्पल से देखते हैं एडिशन रूल क्या होता है। ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो कि क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका 25 है, उसमें से 15 आपको बॉयज है और 10 आपका गर्ल्स है, ठीक है। अब एक उसके क्लास टीचर जो है क्लास मॉनिटर बनाना चाहते हैं, तो उनको जो है सिलेक्ट करना है, या तो एक लड़की को सिलेक्ट करना है या फिर एक लड़का को सिलेक्ट करना है। मॉनिटर को बनाने के लिए या तो एक लड़की या फिर एक लड़का को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे या लगा हुआ, आइदर बॉयज और गर्ल्स। तो बच्चों देखो, बॉयज को सिलेक्ट करने का कितना तरीका है, 15 बॉयज है तो 15 बॉयज में हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो हम कितने तरह से करेंगे, 15 तरीका से, 15 वेज।
बॉयज को सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो गया? 15। गर्ल को सिलेक्ट करने का कितना तरीका हो जाएगा? 3। ठीक है, तो टोटल तरीका कितना हो गया? 15 + 10 यानी 25 वेज हो गया। ठीक है, 25 तरह से हम एक मॉनिटर को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सवाल इस तरह से बना हुआ है ना, कि आपको या तो बॉयज को सिलेक्ट करना है या फिर गर्ल को सिलेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, टोटल 25 है, तो हम 25 बॉयज और गर्ल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये एडिशन रूल का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से देखो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। मान लो कि ये रूम है, इसमें एक गेट बना हुआ है लेफ्ट साइड में, ठीक है, और 3 गेट बना हुआ आपको राइट साइड में। ठीक है, इधर में आपको 2 गेट बना हुआ है, इधर में आपको मान लो ABC, 3 गेट राइट साइड में और 2 गेट लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम लेफ्ट साइड और राइट साइड हम कितने तरह से उस रूम के अंदर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड से हम 2 तरह से जा सकते हैं, 2 तरीका है, और राइट साइड से हम 3 तरह से जा सकते हैं। तो बच्चों कुल अंदर जाने का कितना तरीका हो गया? 2 + 3 यानी 5 तरीका। ठीक है, यहां पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि अंदर जाने के लिए या तो हम लेफ्ट साइड से अंदर जा सकते हैं या फिर हम राइट साइड से अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे या लगा हुआ है और लगा हुआ है। ठीक है, या तो हम लेफ्ट से अंदर जा सकते हैं या फिर हम राइट से अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो और जब भी हो तो वहां पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये एडिशन रूल है। ये समझ में आ गई आपको बात? अब बच्चों कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं। नहीं, इसके पहले आप एक कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल को भी हम लोग समझ लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल continued product of n natural number is called n factorial। बच्चों इसमें है कि फैक्टोरियल क्या है? फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, continued product of first n natural number, first n natural number is called n factorial। फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों फैक्टोरियल का मतलब है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नेचुरल नंबर है। तो 1 से 2 तक, 1 से 3 तक, 1 से 4 तक। जैसे मान लो आप मल्टीप्लाई करो 1
इंटू टू, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 2। मान लो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर। तो देखो, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी को डिनोट किया जाता है इस तरह से 5 फैक्टोरियल। अब मान लो कि आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 है। अभी ये जो है 1 से 8 तक जो नेचुरल नंबर है उसका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल n, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 3 फैक्टोरियल। 4 लिखेंगे, 4 में से एक माइनस कर देंगे, 3 फैक्टोरियल। तो मान लो कि आपको 6 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू यहाँ से यहाँ तक जो इसको फैक्टोरियल बना देंगे, 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 और यहाँ से फैक्टोरियल बना देंगे, 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी क्या हो गया 4 फैक्टोरियल हो गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 से 1 तक को हम फैक्टोरियल में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो 6 5 4 3 मतलब एक एक माइनस होते जा रहा है, एक एक घटते जा रहा है। तो उसी तरह से n फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, n लिखेंगे फिर एक माइनस करेंगे n माइनस 1, फिर इसमें एक माइनस करेंगे n माइनस 2। ठीक है, और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में आपको आएगा 3 2 1। ठीक है, लास्ट में 1 आना चाहिए, 1 आ जाएगा, तो 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह से। तो n फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू, अब यहाँ से हम फैक्टोरियल बनाएंगे, n को छोड़ देंगे, यहाँ से फैक्टोरियल, तो 1 से n माइनस 1 तक, तो इसको लिख देंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल। या फिर n माइनस 1 और फिर इस यहाँ से यहाँ तक फैक्टोरियल बना देंगे, तो इसको लिखेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल को n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये इसके साथ फैक्टोरियल है, इसके साथ नहीं है, ये मल्टीप्लाई में किया हुआ आपको। ठीक है, तो बच्चों ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। अब फैक्टोरियल जो होता है सिर्फ नेचुरल नंबर का ही होता है, नेगेटिव नंबर और डेसिमल नंबर या फिर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में है तो उसका फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखेंगे 1/2 फैक्टोरियल
इसका कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे 0.5 फैक्टोरियल, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर का ही हम लोग फैक्टोरियल लिखते हैं। या फिर नेगेटिव में हो गया, जैसे -2 फैक्टोरियल, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, फैक्टोरियल 0 इसका वैल्यू आपको होता है 1, इसको आपको याद रखना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। जब हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब जो है फैक्टोरियल पे देखो कुछ ये बोर्ड वगैरह में पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है सवाल, इवैल्यूएट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6, यहाँ फैक्टोरियल 5 है तो इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और माइनस यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 छक 42 माइनस 1, तो बच्चों का 5 फैक्टोरियल इंटू 41। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 41, पंचों के 20, 20 20 20 20 23 60, 120, 120 को फिर 41 से गुणा कर देते हैं, जीरो 2 1 0 8 4 0294। बच्चों ये हो गया 4920। फिर आपको मान लो निकालना है 5 फैक्टोरियल और बट्टा में 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर इसको काट दो तो पंचों के 20 20 तिहाई 60 आ गया। ठीक है, उसी तरह से आपको निकालना है 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ देखो 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल तक हम लोग इसको लिखेंगे तो 12 गुने 11 गुने 10 फैक्टोरियल बट्टा में हो गया आपको 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया, फिर 6 दूनी 12 11 छक 66। तो इस तरह से बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछता है। इवैल्यूएट करने के लिए फिर क्वेश्चन है बच्चों को n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको इवैल्यूएट करना।
इसको आपको इवेल्युएट करना है। व्हेन n इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 2, इस तरह का भी सवाल आपको आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। ये आपका हो गया 5 फैक्टोरियल, ये आपका हो गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बड़ा आपका 3 है, 3 तक इसको लिखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपको कैंसिल कर दो। तो 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे करा इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू x बटा 10 फैक्टोरियल, फाइंड x। जो x आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे छोटा ये है, तो 9 फैक्टोरियल को हम इसके पद में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और यहाँ लिख दो x बटा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सबसे जो छोटा है उसी को सबके 9 फैक्टोरियल को भी हम उसी के टर्म में लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल को भी हम उसी के टर्म में लिखेंगे। मतलब इसमें भी आपको 8 फैक्टोरियल, अब 1/8 फैक्टोरियल देखो सब में कॉमन हो गया, 8 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, तो यहाँ आपका बचा 1, यहाँ हो गया 1/9 बच्चों, x बटा यहाँ 90 और गुना 1/8 फैक्टोरियल, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया। 9 1 10, 10/9 बराबर हो गया x बटा 90, तो x बराबर कितना हो गया 10 गुने 90/9, यानी कैंसिल हो गया, तो बच्चों हो गया 100। x का वैल्यू कितना आ गया 100। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, अगर 8 9 10 आपको सीरियल नंबर में अगर दिया हुआ है, जैसे 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर दिया हुआ लैम्डा बटा n प्लस 2 फैक्टोरियल, और कह रहा लैम्डा बराबर व्हाट, ठीक है। तो बच्चों इसको आप याद रखेंगे, ये सीरियल नंबर से है, n प्लस 1 n प्लस 2, जैसे यहाँ है 8 9 10, है ना। तो यहाँ पर जो लैम्डा का मान आएगा, जो लैम्डा आएगा वो आपका हो जाएगा n प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। जैसे 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल और x बटा 5 फैक्टोरियल। अब x का वैल्यू फाइंड करना है, अब डायरेक्ट वैल्यू लिखो, x इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ दिया हुआ 1/85 फैक्टोरियल, 86 फैक्टोरियल, x/87 फैक्टोरियल, ठीक है। 85 86 87, x कितना हो जाएगा 87 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, वही x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपको ट्रिक याद रखना है। अच्छा लगा ये ट्रिक?
फिर एक कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। कभी ये भी सवाल आया हुआ है, कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल में आपको कन्वर्ट करना, पहला 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। दूसरा 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। बच्चों इसको आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ 5 से 10 तक है, तो इसमें आपको 1 से 4 तक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि फैक्टोरियल में बदलने के लिए आपको 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 10 तक तो इसमें नहीं दिया है, 5 से 10 तक है, तो 1 से बनाने के लिए आपको 1 से 4 तक इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो इतना ही आपको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो इसका फैक्टोरियल कितना हो गया आपको? 10 फैक्टोरियल हो गया। इसका कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये तो आपको नेचुरल नंबर में नहीं है। 3 6 9 12 15 18, ये तो नेचुरल नंबर में नहीं है आपका। बच्चों सबसे पहले क्या करना, आप 3 कॉमन ले लो, जगह 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 गुने 6 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एन का वैल्यू फाइंड करना, n प्लस 2 फैक्टोरियल 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से आपको n का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो फैक्टोरियल देखो n माइनस 1 ये आपका छोटा है, तो यहाँ तक आपको इसको लाना है ना। तो एक माइनस करेंगे तो n प्लस 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? n प्लस 1। फिर इसमें एक माइनस करेंगे, n हो जाएगा। फिर इसमें n माइनस करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक ऐसे लिखेंगे इसको, n प्लस 2 n प्लस 1 n माइनस 1। बच्चों यहाँ हो जाएगा 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी देखो ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपका हो गया n प्लस 1 n प्लस 2, और ये 60 है। अब n का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे? ये आपका क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है,
तो हमको उतना नहीं करना है। ये देखो सीरियल नंबर से लिखा हुआ है, हाँ कंसेक्यूटिव नंबर लिखा हुआ है एन एन प्लस वन एन प्लस टू। तो इसको भी अगर हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो फिर एन का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो जैसे 6 को सबसे पहले आप फैक्टराइज करो, 2 2 3 5। अब इसका फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब कॉन्सेक्यूटिव नंबर के रूप में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, 3 4 5। तो बेटा एन कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो एन बराबर हो गया आपका 3। तो इस तरह का सवाल आपको जब भी मिलेगा तो यही मेथड आपको लगाना है, ठीक है। उतना कैलकुलेशन, इक्वेशन को कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक दो सवाल को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the words rose. The repetition of letters is not allowed. Repetition. Repetition is not allowed. बच्चों इसमें कह रहा है कि आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। ये रोज है ना, रोज में आपको 4 लेटर है, ROSE, ठीक है। अब इसको आपको अरेंज करके 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। तो कितना लेटर हम लोग वर्ड्स बना सकते हैं, सॉरी कितना वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग? मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे ROSE है तो हम OSER इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ORAC ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा इस तरह से हम लोग कितना वर्ड्स बना सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो 4 लेटर है और 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। इसका मतलब हो गया कि हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि 4 आपको बॉक्स है, ठीक है। अब इसको आपको इसमें भरना है, आर को, ओ को, एस को, ई को इसमें आपको भरना है। कह रहा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कोई भी लेटर को हम रिपीट नहीं कर सकते। जब भी होगा तो एक ही बार यूज होगा। जो भी वर्ड हम लोग बनाएंगे उसमें एक ही बार एक लेटर यूज होगा।
ठीक है, जैसे कि आर आर ए सी ऐसे नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे आर आर रिपीट हो गया, तो ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, आपको रिपीट करके नहीं बनाना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे आर ओ ए सी में यहाँ पे हम लोग या तो आर को रख सकते हैं, या तो ओ को रख सकते हैं, या फिर एस को, या फिर ई को। तो इस प्लेस को हम लोग कितने तरह से भर सकते हैं? तो इसमें 4 लेटर है, तो इसको हम लोग कितने तरह से भर सकते हैं? 4 तरह से। ठीक है, अब देखो इसको तो हम लोग मान लो कि यहाँ पे हमने आर लिख दिया। ठीक है, अब बाकी जो 1 2 3 जगह है, तो अब हम इसको कितने तरह से लिख सकते हैं? अब ये 3 में से कोई एक यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम लोग कितना तरह से लिख सकते हैं? 3 तरह से। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि ये तीनों में से कोई एक लेटर को हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी 2 जगह बचा। अब 2 जगह और 2 लेटर है, तो इसको हम कितने तरह से लिख सकते हैं? 2। मान लो यहाँ पे हम ई लिख दिया, सॉरी ओ लिख दिया, बाकी 1 लेटर बच गया, तो हम इसको यहाँ पर 1 तरह से भर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस प्लेस को हम 4 तरह से लिख सकते हैं, इस प्लेस को हम 3 तरह से, इसको हम 2 तरह से, इसको हम 1 तरह से। ठीक है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको अरेंज करके। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखा, समझा, और फैक्टोरियल क्या होता है उसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर परमुटेशन को समझेंगे। ठीक है बच्चा, फिर परमुटेशन के सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कॉम्बिनेशन को देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन को सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दोनों के मिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।